नमस्कार। टी सैट लाइव कार्यक्रम को देखने वाले सभी अध्यापकगण को मेरा नमस्कार और छात्रों को आशीर्वाद। बच्चों, यहां पर देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। आप लोग तो इनको जानते हैं, आप लोग ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानते हैं, यह व्यक्ति गांधी जी हैं। जी हाँ, गांधी जी सारे दुनिया में प्रसिद्ध व्यक्ति है और हम राष्ट्रपिता कहते हैं इन्हें। गांधी जी महान व्यक्ति होकर भी अपना काम स्वयं करते थे। चक्की पीसते थे, चरखा चलाते थे, हर काम अपना जो भी काम स्वयं करते थे। अपने काम को दूसरों को करने के लिए नहीं सौंपते थे। गांधी जी श्रम को ज्यादा महत्व दिया था। यहां पर देखिए, गांधी जी के बारे में एक कविता है। सूत कातते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था आश्रम। और एक बार पढ़ता हूं। सूत कातते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। तो बच्चों, इस कविता से आप लोग क्या ज्ञान प्राप्त करें? जी हाँ, गांधी जी के लिए श्रम पूजा के समान था और उनके आश्रम में जो भी व्यक्ति रहते थे, वो लोग भी काम करते थे। हर एक व्यक्ति गांधी जी के आश्रम में अपना अपना काम स्वयं करते थे और गांधी जी स्वयं सूत कातते थे और कपड़ा बुनते थे। उतना ही नहीं बल्कि चरखा चलाते थे। आपको दिखाता हूं एक चित्र वीडियो को। गांधी जी किस तरह चरखा चला रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। गांधी जी स्वयं चरखा चलाते थे और कपड़ा बुनते थे। वॉइस कट, वॉइस कट। अच्छा। यहां पर आप देख सकते हैं गांधी जी किस तरह चरखा चला रहे हैं और उनके आश्रम में देखिए लोग किस तरह अपना काम स्वयं कर रहे हैं। अब आप जान गए हैं कि गांधी जी किस तरह अपना काम स्वयं करते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, गांधी जी क्या क्या करते थे? गांधी जी क्या क्या करते थे? आपका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। गांधी जी सूत कातते थे, कपड़ा बुनते थे, अनाज के कंकर चुनते थे और चक्की भी पीसते थे। गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? गांधी जी के अनुसार श्रम पूजनीय है। गांधी जी के अनुसार श्रम पूजनीय है। तो बच्चों बताइए, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? हमारे जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है। श्रम के बिना जीविका नहीं पा सकते। हर एक को जीने के लिए कोई ना कोई काम करना है। सारा संसार श्रम करने वाले को आदर भाव से देखता है। श्रम करने वाला कभी नहीं हारता। इसलिए ही गांधी जी दुनिया भर में मशहूर हो गए और महान व्यक्ति बन गए। आप लोग जान गए होंगे कि आज का हमारा पाठ विषय क्या है। जी हां, आज का हमारा पाठ विषय है कण कण का अधिकारी। आज का हमारा पाठ है कण कण का अधिकारी। तो चलो, कण कण का अधिकारी कविता पाठ है। इस कविता पाठ को आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ
समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और श्रम का महत्व बताकर उसके पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और इस पाठ का विधा विशेष आप लोग तो जानते हैं, ये पाठ तो कविता पाठ है और हर कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है। इसकी विशेषता ओजपूर्ण व प्रेरणाप्रद भाषा है। इसके कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से यह कविता पाठ ली गई है। कवि परिचय यहां पर देखेंगे। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1908 में बिहार में मुंगेर में हुआ था तथा उनका निधन 1974 में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृत के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये है रामधारी सिंह दिनकर, ये हमारे राष्ट्र कवि है और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार और ये है रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनके कलम से कलमकृत कुछ रचनाएं हमारे पाठ में दिए गए। रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा ये किताबें हैं। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और यहां पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। रेणुका, उर्वशी ये सब दिनकर जी ने लिखे थे। अब हम विषय प्रवेश करते हैं। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप में देने वाला वही है। इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है, इसलिए वही कण कण का अधिकारी है। आप यहां पर देख सकते हैं कविता का पहले 4 पंक्तियां। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। बच्चों यहां पर आप एक काम करना है। हम लोग पाठ में जाने से पहले अपने अपने पुस्तिका निकालकर कविता को पढ़िए और कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न कीजिए। जो भी नए शब्द इस कविता पाठ में है उस नए शब्द के नीचे रेखा खींचिए और अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि उस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। अगर पता लगे तो उस शब्द को अपने मित्रों से ही शाम पर लिखने के लिए कहिए और नए शब्दों के अर्थ जान लीजिए। यहां पर बच्चे देखिए किस तरह अपने कक्षा में अभ्यास कार्य कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक छात्रा ने कविता पढ़ रहे हैं। और एक बार आपके लिए और बोलता उसे दूसरा बागीवाद के छल से। न समाज का बागी लेख है, वह सिंह और बुद्धबल है, जिसके समूह जुटी हुई बुद्धि विनित मग्न है। जिसने समझा दिए उसे पीछे मत रहो जाने दो।
विजित प्रकृति से पहले जिसको पाने दो, जो कुछ न प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का, धर्मराज उसके कण-कण का अधिकारी जन-जन है। किस तरह कविता को वाचन किया है और कविता को वाचन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस कविता में जो भी शब्द आपको नए लगते हैं उन शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। यहां पर आप देख सकते हैं छात्र किस तरह नए शब्दों के नीचे रेखा खींच रहे हैं। आप भी इस तरह कर सकते हैं। जो भी नए शब्द आपको लगता है उसके नीचे रेखा खींचिए और अपने मित्रों से चर्चा कीजिए कि इस नए शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। आपने देखा है कि छात्र किस तरह नए शब्दों को ढूंढ रहे हैं। इस तरह नए शब्दों के ढूंढने के बाद अपने मित्रों से कहिए कि कोई ना कोई जाकर शामपट पर उन नए शब्दों को लिखे और उसके अर्थ भी लिखने के लिए प्रयत्न करना है। देखिए आपको और एक चित्र दिखाता हूं। यहाँ पर छात्र किस तरह नए शब्दों को शामपट पर लिखा है और अपने मित्रों से ही उन नए शब्दों का अर्थ शामपट पर लिख रहा है। इस तरह अभ्यास कार्य करने से आप लोग पढ़ना और लिखने का कौशल को बढ़ा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे किस तरह नए शब्द अपने आप ही पहचान कर अपने मित्रों से चर्चा करके शामपट पर लिख लिया है। और बच्चों अब चलते हैं पाठ में। यहां पर पाठ देखिए, पाठ का पहला चरण है। एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। इस कविता के शब्दार्थ देखिए ना, ये शब्दों के अर्थ आपके लिए बताता हूं। मनुष्य का अर्थ है मनुष्य। संचित करना का अर्थ है इकट्ठा करना। अर्थ का अर्थ है धन दौलत। भोगना का अर्थ है भुगतना। और भाग्यवाद का अर्थ है किस्मत को मानने का सिद्धांत। छल का अर्थ है धोखा। और पाप का अर्थ है गुनाह। आप लोगों तो इस कविता के 4 पंक्तियों के अर्थ जान चुके हैं। बच्चों ये तो कविता पाठ है ना? तो कविता पाठ को गाने के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ बच्चों, कविता को गाने के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो चलिए आपके लिए इन 4 पंक्तियों को मैं गाने के लिए प्रयत्न करता हूं।
मैं तो गायक नहीं हूं, फिर भी आपके लिए गाने के लिए प्रयत्न करता हूं। ध्यान से सुनिए। इसके बाद आपको एक सुंदर सा वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। कैसा लगा बच्चों? कविता को गाने के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसके साथ अगर संगीत भी जोड़ा गया है तो कैसा होगा? हाँ बच्चों, बहुत सुंदर दिखेगा ना। तो आपके लिए मैं एक वीडियो दिखाता हूं। इस कविता को गाने के रूप में आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। आप ध्यान से देखिए और सुनिएगा। मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। भाग्य एक है वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवदल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवदल है। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जो कुछ नष्ट प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। जो कुछ नष्ट प्रकृति में है
वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। तो बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो? मैंने तो केवल गाने के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और अध्यापक गणों से मेरा निमंत्रण है कि अगर इसमें कुछ त्रुटियां हो तो क्षमा कीजिए। केवल विद्यार्थियों के लिए ही इस कविता को गाने के रूप में गाने का प्रयत्न किया गया है। तो बच्चों, चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और इस कविता का भाव समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसके शब्दार्थ तो जान चुके हैं हम लोग, इसका भावार्थ भी देखेंगे। देखिए, कवि कहते हैं कि इस पद्य में भाग्यवाद के नाम पर दूसरों की कमाई को भोगने वाले तथा श्रमिक के श्रम के बारे में बताते हैं कवि। कवि कहते हैं कि संसार में अगर एक मानव पाप और शक्ति के आधार पर धन जमा करता है, उसी धन को दूसरा व्यक्ति भाग्य के नाम पर धोखे से भोगता है, और यही संसार की रीति है। कवि कहते हैं कि संसार में अगर कोई व्यक्ति, कोई मानव पाप और शक्ति के आधार पर धन जमा करता है, और उसी धन को दूसरा व्यक्ति भाग्य के नाम पर धोखे से भोगता है, तो संसार में यही रीति चलती है। तो चलिए दूसरा चरण में चलते हैं। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। इसके शब्दार्थ देखेंगे। नर का अर्थ है मनुष्य या आदमी। समाज, संगठित संस्था को समाज कहते हैं। भाग्य को नसीब कहते हैं। भुजबल, ताकत या शक्ति। सम्मुख, सामने। झुकना, नमित होना। पृथ्वी, आप लोग तो जानते हैं पृथ्वी का अर्थ धरती होता है। विनीत का अर्थ है विनय पूर्वक, और तल का अर्थ है पाताल। इसका भावार्थ भी देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस दुनिया में श्रम और भुजबल ही मानव समाज का एकमात्र आधार तथा भाग्य है। श्रम के सामने भूमि झुक जाती है और आसमान भी विनीत हो जाता है। भाव है कि श्रम से मनुष्य असंभव को भी संभव करता है या संभव बनाता है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में श्रम करता है, उस व्यक्ति हर मुश्किल काम को आसान कर देता है। इस कविता के इन 4 पंक्तियों में वही अर्थ है। कवि कहते हैं कि इस 4 पंक्तियों में मनुष्य श्रम से असंभव को भी संभव बनाता है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। इस कविता का भावार्थ पहले शब्दार्थ देखेंगे। श्रम जल का अर्थ है स्वेद या पसीना।
पीछे, पीछे का अर्थ है बाद, मत नहीं, विजीत विजय, प्रकृति चराचर संसार, सुख, सुख का अर्थ खुश या आनंद भी कह सकते हैं हम लोग। यहां पर भावार्थ देखेंगे। कवि इस पद्य में श्रमिक को प्राथमिकता देते हुए कहते हैं कि जिसने श्रम किया है, जो श्रम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, उसको ही प्रप्रथम सुख पाने का अधिकार है। उसे पीछे मत रहना या मत रह जाने दीजिए, उसे कभी भी पीछे रहना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि जो काम करता है वो व्यक्ति उस सफलता का प्रप्रथम अधिकारी है और उसे पीछे जाने नहीं देना चाहिए। पहले उसको ही, जो काम करके श्रम करता है, उसको ही प्रप्रथम मान्यता देने के लिए कवि कहते हैं। और चौथा और अंतिम पद्य, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है, धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है, धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन है। इस पद्य के शब्दार्थ देखिए। न्यस्त, न्यस्त का अर्थ है रखा हुआ। धन, धन का अर्थ है संपत्ति। कन कन, कन कन का अर्थ है अनु। धर्मराज यानी युधिष्ठिर, अधिकारी हक पाने वाला। जन, जन का अर्थ है लोग। अब भावार्थ को समझेंगे। कवि इस पद्य में धर्मराज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, इस चराचर जगत में यानी प्रकृति में जो कुछ रखा हुआ है वह केवल मनुष्य मात्र का ही धन है। उसके कन कन का अधिकार जन जन ही है। जो श्रम करते हैं उसी को भोगने का अधिकार है। यानी आलसी लोगों को श्रम का फल भोगने का अधिकार नहीं है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रम करता है वह व्यक्ति ही कन कन का अधिकार है, और जो व्यक्ति श्रम करता है उसे ही उस श्रम का फल को भोगने का अधिकार है। और कवि कहते हैं इस प्रकृति में जो भी वस्तु है, जो भी है, वह मनुष्य का धन है। उस धन को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए और श्रम से ही फल मिलता है। बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न है। भाग्यवाद का छल क्या है? भाग्यवाद का छल क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं। एक मनुष्य अर्ध पाप के बल पर कुछ संचित करे तो दूसरा आदमी उसे भोगना भाग्यवाद का छल है। एक मनुष्य अर्ध यानी धन या संपत्ति पाप के बल पर कुछ संचित करता है तो दूसरा आदमी या दूसरा व्यक्ति उसे भोगने का या भोगता है, उसे ही भाग्यवाद का छल कहते हैं। तो बच्चों, कुछ अभ्यास कार्य करेंगे इस पाठ, कविता पाठ संबंधित। बाकी का काम आपके अध्यापक जी अपने कक्षा में करवाएंगे। थोड़ा बहुत यहां पर भी हम करेंगे। यहां पर देखिए, कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। भाषावाद की अंतर्गत में जन पृथ्वी धन, जन पृथ्वी धन। यहां पर कोष्टक में क्या दिया गया है? पर्याय शब्द लिखिए।
पर्याय शब्द, इन 3 शब्दों का पर्याय शब्द लिखने के लिए कह रहे हैं। हम प्रयत्न करेंगे। जन, जन का पर्याय पद इस प्रकार हो सकता है, लोग, जनता और प्रजा। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्याय शब्द भूमि, अवनि, धरती हो सकता है। और धन, धन का पर्याय शब्द संपत्ति, भाग्य। और एक पाप, सुख, भाग्य, पाप, सुख, भाग्य। इन 3 शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। पाप, सुख, भाग्य, 3 शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। प्रयत्न करेंगे यहां पर। पाप, पाप का विलोम शब्द क्या हो सकता है? जी हां, पाप का विलोम शब्द पुण्य है। और सुख का विलोम शब्द दुख है, आप लोग तो जानते हैं। भाग्य, भाग्य का विलोम शब्द है दुर्भाग्य। जन जन, कन कन, यहां पर देखिए जन जन, कन कन। पुनरुक्ति शब्दों में से, पुनरुक्ति शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। यहां पर हमको जन जन, कन कन पुनरुक्ति शब्दों से वाक्य प्रयोग करना है। वर्षा के समय जन जन का मन खूब पकड़ता है। जो श्रम करता है वही कन कन का अधिकारी कहलाता है। और एक कार्य देखिए, मजदूर मेहनत करता है। इसको क्या करना है? वचन बदलना है। मजदूर मेहनत करता है, इस वाक्य में हम लोगों को वचन बदलना है। इसमें एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, देखेंगे। वचन बदलने पर इस वाक्य किस तरह बदलता है। मजदूर मेहनत करते हैं। बच्चों, आप लोग जान गए होंगे कि यहां पर बहुवचन क्या है, करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, करता है एक वचन है, और यहां पर करते हैं, यहां पर है के पास बिंदी आ गया है, और करता एक वचन है, इसलिए करता आ मात्रा आया है। और यहां पर ए मात्रा करते हैं बहुवचन के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं। और मनुष्य, मजदूर, इसको क्या करना है? भाववाचक संज्ञा में बदलकर लिखना है। मनुष्य और मजदूर, इन 2 शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर लिखना है। यहां पर आपके लिए देखिए, मनुष्यता, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा है मनुष्यता। इस शब्द से आप मजदूर का भाववाचक संज्ञा भी आप लोग जान गए होंगे कि मजदूर का भाववाचक संज्ञा क्या है। जी हां बच्चों, मजदूर का भाववाचक संज्ञा है मजदूरी। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा है मनुष्यता, और मजदूर का भाववाचक संज्ञा है मजदूरी। और यहां पर और एक कार्य है, सूचना पढ़िए, उसके अनुसार कीजिए। सूचना क्या दिया गया है देखिए, यद्यपि पर्यावरण संधि विच्छेद करना है। यद्यपि और पर्यावरण 2 शब्दों में हमको संधि विच्छेदन करना है। देखिए, अगर इन 2 शब्दों को संधि विच्छेदन करें तो क्या होता है? यद्यपि, यद्यपि को अगर संधि विच्छेदन करें तो यदि प्लस अपि होता है। पर्यावरण, अगर पर्यावरण को संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? परि प्लस आवरण। पर्यावरण को संधि विच्छेदन करने पर परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण 2 शब्द मिलकर पर्यावरण बना है। और श्रमजल, नभतल, भुजबल, श्रमजल, नभतल, भुजबल, इन 3 शब्दों को समास में लिखना है। इन 3 शब्दों में क्या समास है उसे ढूंढना है हमें।
श्रमजल क्या हो सकता है बच्चों, बताइए, अनुमान लगाइए, श्रमजल का समास क्या हो सकता है। आपके लिए मैं बताता हूं, श्रमजल का समास तत्पुरुष समास है। श्रमजल का समास तत्पुरुष समास है। और नभतल, नभतल का समास है, क्या है? हाँ बच्चों, द्वंद्व समास है। नभतल का समास है द्वंद्व समास। और भुजबल, भुजबल का समास क्या है? भुजबल का समास देखिए क्या है? हाँ बच्चों, यह भी तत्पुरुष समास ही है। और इन्हें समझिए, सूचना के अनुसार कीजिए। क्या समझना है, क्या सूचना है, यहां पर देखते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, भाग्यवाद, दुर्भाग्य, सुभाग्य, इन 3 शब्दों में से हम लोगों को उपसर्ग पहचानना है। अभाग्य, दुर्भाग्य, सुभाग्य, इन 3 शब्दों में से हम लोगों को उपसर्ग पहचानना है। उपसर्ग पहचानना तो आपको बहुत आसान काम है आपके लिए। मैं जानता हूं कि उपसर्ग आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। आप लोग देखिए बच्चों, अभाग्य, अभाग्य का उपसर्ग क्या है? अभाग्य का उपसर्ग है आ। और दुर्भाग्य का उपसर्ग क्या है? ना बच्चों, दुर। और सुभाग्य, सुभाग्य का तो क्या है? सु। हाँ बच्चों, अभाग्य का उपसर्ग है अ, दुर्भाग्य का दुर, और सुभाग्य का उपसर्ग है सु। यहां पर हाँ बच्चों, प्रकृति, अधिकारी, भाग्यवान, उपसर्ग तो पहचान लिए हैं हम लोग। और उसके बाद प्रत्यय को भी पहचाना है। प्रत्यय भी आप लोग आसानी से पहचान लेंगे। प्राकृतिक, अधिकारी, भाग्यवान, इन 3 शब्दों में से प्रत्यय पहचानना है हम लोगों को। प्राकृतिक, प्राकृतिक में प्रत्यय इक है। और अधिकारी में बताइए क्या है? ई है। और भाग्यवान में देखिए, भाग्यवान किस तरह गिर रहा है। भाग्यवान का पर्याय शब्द है वान। बच्चों, आप लोग पर्याय शब्द को पहचान लिए हैं, उपसर्ग को पहचान लिए हैं। और पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं। पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं। इसे क्या करना है? लिंग बदलकर वाक्य लिखना है। पुरुष श्रमिक के रूप में काम करते हैं, मेहनत करते हैं। इस वाक्य को हम लोग लिंग बदलकर लिखना है। यहां पर लिंग क्या बदल सकता है बच्चों? हाँ, यहां पर पुरुष पुल्लिंग है। और इसको लिंग बदलने से क्या होता है? देखिए, स्त्रियां श्रमिक के रूप में मेहनत करती हैं। स्त्रियां श्रमिक के रूप में मेहनत करती हैं। यहां पर देखिए बच्चों, थोड़े शब्द रेखांकित किए गए हैं। उन रेखांकित शब्दों को क्या करना है? हम लोगों को पद परिचय देना चाहिए। रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। एक, संचितकर्ता, पाप से, भोगता, भाग्यवाद, इन शब्दों का पद परिचय देना चाहिए आप लोगों के लिए। मैं बताता हूं, एक विशेषण है या संख्यावाचक भी कह सकते हैं। और मनुज, मनुज व्यक्तिवाचक है, संज्ञा भी है, पुल्लिंग भी है, एक वचन में है, और कर्ता कारक भी है। संचित करता है, संचित करता है, इसका भाववाचक संज्ञा है। इसका पद परिचय है क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग। और पाप, पाप संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है। से,
कारक चिन्ह है, करण कारक भी है। और भोगता, क्रिया एक वचन। भाग्यवाद, संज्ञा पुल्लिंग एक वचन। ये क्या है? छल। छल क्या है? संज्ञा पुल्लिंग और एक वचन है। छल संज्ञा पुल्लिंग और एक वचन है। तो बच्चों, हम लोग आज कन कन का अधिकारी कविता पाठ पढ़ चुके हैं। इस कविता पाठ में हम लोग क्या ज्ञान प्राप्त करें? इस कविता पाठ में हम लोग श्रम का महत्व को पहचाना है। श्रम को, कवि ने श्रम को बल दिया है। श्रम करने वाले को ही उसका फल को सबसे पहले भोगने का अधिकार है। जो आलसी व्यक्ति होता है वह कुछ भी नहीं पा सकता इस दुनिया में। श्रम को बल दिया है कवि ने। विद्यार्थी होने के नाते आप भी हर क्षण श्रम करना है पढ़ने के लिए, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। और अपने माता पिता को आपसे खुश होना चाहिए कि हमारा बच्चा हर क्षण पढ़ाई करता है, हमारे कामों में हाथ देता है, हाथ बढ़ाता है। हाथ बढ़ाने से मुझे एक विषय याद में आया कि अगर आप अपने माता पिता जो भी काम करने को लिए कहते हैं कि आप लोग नहीं करते, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने माता पिता को उनके काम में हेल्प नहीं करेंगे तो हमारा जीवन वृथा है। तो बच्चों, कवि ने हमें बताया है कि श्रम करने वालों को ही उसका फल को भोगने का प्रप्रथम अधिकार है। इसलिए श्रम का महत्व जान लीजिए और निरंतर श्रम करते जाइए और जीवन में उन्नति और प्रगति प्राप्त करें, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले बार आपसे और एक नए विषय के साथ मिलने फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।